गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कक्षा में हमने आपको वृक्क की आंतरिक एवं औतकी संरचना पर आपसे चर्चा की। वृक्क की आंतरिक और औतकी संरचना पर आपसे क्या की थी? चर्चा की। और आपको हमने बताया कि वृक्क जो होता है, ठीक है, उसके चारों ओर एक महीन तंतु में संयोजी ऊतकों से क्या है, घिरा हुआ एक आवरण पाया जाता है या खोल पाया जाता है, जिसे वृक्क संपुट कहा जाता है। वृक्क संपुट के नीचे क्या है, वृक्क के दो भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है जिसे वल्कुट कहा जाता है, दूसरा भाग जो होता है उसे मेडुला कहा जाता है। वल्कुट जो भाग होता है उसमें क्या पाई जाती है, मैलिपिगिकाएं पाई जाती है, और ये मैलिपिगिकाएं जो होती है वो कणिका में संरचना के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। वल्कुट वाले भाग के अंदर समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और मैलिपिगिकाएं पाई जाती है। वल्कुटीय जो भाग होते हैं वहां पर क्या है, कुछ ऐसे कुछ गहरे रंग के, ठीक है, हल्के तंतुनुमा जो संरचना होती है वो मध्यांश के बाहरी भाग के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, जिन्हें बैठने के क्या कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। बाहरी भाग के अंदर की तरफ आंतरिक भाग पाया जाता है जिसे मेडुला या उसे मध्यांश भी कहा जाता है। ठीक है, मेडुला जो होता है उसके अंदर एक हैंडले लूप और संग्रह नलिकाएं पाई जाती है। वृक्क नलिकाओं के अंदर यानी कि वृक्क नलिकाएं जो होती हैं उनमें हैंडले लूप और क्या पाई जाती है, संग्रह नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, आपको हमने बताया कि मध्यांश जो होता है उसके बाहरी भाग में की तंतुनुमा जो संरचना होती है वो वल्कुटीय भाग के अंदर धसी हुई होती है, और ये पिरामिड के आकार की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड जो होते हैं वो एक प्यालेनुमा संरचना में जाकर के खुलते हैं, जिसे कैलिक्स कहा जाता है, और कैलिक्स जो होता है वो श्रोणि नाभि के अंदर खुलता है, जिसकी संरचना कीपाकार होती है। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट कक्षा में आपको बताया था। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन या वृक्काणु की संरचना पर आपसे बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। इज दैट राइट? देखिए, आज हम नेफ्रॉन की संरचना पर आपसे बात करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन स्ट्रक्चर। देखिए, अभी हम आपसे बात करेंगे कि भैया नेफ्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, इन पर अभी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। लेसन नंबर हमारा है 25, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, और आज का जो हम टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वृक्क नलिकाएं। ठीक है, जिनको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन या हम बोलते हैं वृक्क नलिकाएं या वृक्काणु की संरचना। वृक्काणु की संरचना हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेफ्रॉन
या वृक्क नलिका या वृक्काणु की संरचना। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो नेफ्रॉन की संरचना पर आपसे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मानव के अंदर आपको मैंने बताया कि एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, 1 पेयर ऑफ किडनी इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और आपको बता दूं प्रत्येक जो वृक्क होता है उसमें 10 से लेकर के 12 लाख प्रत्येक जो वृक्क होता है। ठीक है, इस तरीके की हमने आपको संरचना बताई थी। ठीक है, प्रत्येक जो वृक्क होता है उसमें इस तरीके से 10 से 12 लाख पतली नली के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 10 से 12 लाख पतली लंबी नली के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये पतली लंबी नली के आकार की जो संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? कुंडलित होती हैं। और इन्हीं पतली लंबी कुंडलित नली के आकार की संरचना को पतली, अभी मैं इसकी संरचना आपको दिखाऊंगा पूरी तरीके से। ये पतली लंबी नली के आकार की कुंडलित जो संरचनाएं होती हैं इन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेफ्रॉन की परिभाषा क्या हुई कि मनुष्य के प्रत्येक यानी कि वृक्क में 10 से 12 लाख क्या पाई जाती है? पतली लंबी कुंडलित नली के आकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, लॉन्ग लंबी, थिन लॉन्ग कॉइल्ड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। और प्रत्येक वृक्क के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक वृक्क के अंदर ये 10 से 12 लाख पतली लंबी कुंडलित नलिका के आकार की संरचना पाई जाती है। उन्हीं संरचनाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, या उन्हें वृक्क नलिका कहते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं वही मानव के शरीर में मूत्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं। नेफ्रॉन से मानव के शरीर में मूत्र के निर्माण की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो वृक्क की संरचनात्मक, नेफ्रॉन्स को वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन्स को वृक्क की कौन सी इकाई कहा जाता है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन इज नोन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, नेफ्रॉन जो होते हैं वो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। या हम कई बार आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव में उत्सर्जन की सबसे छोटी इकाई है, मानव में उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, तो वो कौन सी है? नेफ्रॉन है। अर्थात नेफ्रॉन जो होते हैं यह एक संरचनात्मक, यह नेफ्रॉन जो होते हैं यह उत्सर्जन तंत्र की, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आपको बता दें अभी नेफ्रॉन की संरचना हमने आपको बताई नहीं है, केवल हमने लंबी, ठीक है, पतली कुंडलित नलिका के आकार की संरचना को अभी हमने जनरल वे में आपको नेफ्रॉन कहा है। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो मुख्यतः 3 भागों में बटी होती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात कर रहा हूं भैया मैं, फिर मैं आपको आरबीएसई के अनुसार 6 भागों में बताऊंगा। ठीक है, पहले एनसीईआरटी के अनुसार सुन लीजिए। ठीक है, नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो मुख्य रूप से कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है। नेफ्रॉन की संरचना कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में बटी होती है। नंबर 1 मैलपीगी काय, मैलपीगी काय के नाम से या मैलपीगी बॉडी के नाम से, मैलपीगी काय के नाम से जाना जाता है। ये मैलपीगी काय दो होती है, वो 2 प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो संरचना होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे गिलोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। गिलोमेरुलस के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, या इसको केशिका गुच्छ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कोशिका गुच्छ भी बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलस के नाम से भी इसे क्या है जाना जाता है। दूसरी जो संरचना होती है, ठीक है, वो कहलाती है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका या दूसरा नाम इसका होता है कुंडलित नलिका, कोइल्ड स्ट्रक्चर, कुंडलित नलिका। देखो कुंडलित नलिका जो होती है उसके 3 भाग होते हैं, मैं आपको शॉर्टली लिख रहा हूं, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। कौन सी नलिका? समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरी यहां पर यू आकार की संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है हैनले लूप। कौन से लूप? हैनले लूप। और तीसरी जो वो है, तीसरा जो भाग है उसे डीसीटी के नाम से जानते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, सबसे अंतिम भाग होता है वो है संग्रह नलिका। कौन सी नलिका? संग्रह नलिका, जिसको कहा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ये हमने नेफ्रॉन की जो संरचना है वो केवल एनसीईआरटी के अनुसार बताई है। अब आपको मैं थोड़ा सा आरबीएसई की ओर ले चल रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए नेफ्रॉन की संरचना हुई 3 भागों में बटी है, यहाँ तो आपने एनसीईआरटी में देखा। आरबीएसई में इसको कितने भागों में बांटा है? 6 भागों। नंबर 1 मैलपीगिका है, नंबर 2 ग्रीवा, ग्रीवा या जिसे नेक के नाम से जानते हैं, नंबर 3 समीपस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 4 हैंडले लूप, नंबर 5 दूरस्थ कुंडलित नलिका और नंबर 6 संग्रह नलिका। So there is no doubt about the structure of nephron. Have you any doubt about nephron structure? ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीसी नेफ्रॉन की संरचना को 6 भागों में बांटा गया है। मैलपीगिका, नंबर 2 ग्रीवा, नंबर 3 समीपस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 4 हैंडल लूप, नंबर 5 दूरस्थ कुंडलित नलिका और नंबर 6 संग्रह नलिका। संग्रह नलिका को कलेक्टिंग डक्ट के नाम से क्या है जाना जाता है। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारी मैलपीगिकाए पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलपीगियन बॉडी? ठीक है, मैलपीगियन बॉडी क्या है, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो भैया यहीं पर अभी मैं चित्र नहीं बना रहा हूं मैलपीगियन काय का, फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। पहले मैं मैलपीगियन काय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। हमने आपको बताया कि वृक्क की जो संरचना होती है उसके 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग होता है, दूसरा आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। इज दैट राइट? हमने आपको बताया कि कॉर्टेक्स वाला जो भाग होता है वहां पर कणिका के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। आपको पढ़ाया था तब बोला कणिका के समान संरचना क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा भाग पाया जाता है? ये मैलपीगियन काय वाला भाग पाया जाता है। मैलपीगियन काय पाया जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है और मैंने आपको उस समय बोला था दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं यहाँ पर क्या है पाई जाती है। ठीक है, मेडुला वाले भाग के अंदर हैंडले लूप और क्या पाई जाती है? संग्रह नलिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैलपीगियन नलिकाएं जो होती हैं वो वृक्क का अग्रभाग या वृक्क का सबसे भारी भाग होता है, अर्थात कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। मैलपीगियन काय वाला भाग होता है वो वृक्क का कौन सा भाग होता है? कॉर्टेक्स वाला भाग होता है, कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है। ठीक है, अब आपको बता दें इसकी जो संरचना होती है, मैलपीगियन काय की जो संरचना होती है उसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? मैलपीगियन काय की संरचना के 2 भाग होते हैं जो मैं आपको लिख चुका हूं। पहला है बॉमन कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। बॉमन कैप्सूल और दूसरा है ग्लोमेरुलस। आइए एक बार इसकी संपूर्ण संरचना के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं डायग्राम बना करके, जिससे आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में तैयार हो जाए इसके डायग्राम का। देखिए भैया हम डायग्राम यहाँ पे इस तरीके का बना रहे हैं। ठीक है,
हम पहले आपको मैं इसकी पूरी संपूर्ण संरचना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो हॉल स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाई है, इस संरचना को कहा जाता है मेलपीगी काय, मेलपीगी काय, या इसे मेलपीगी बॉडी के नाम से जाना जाता है। इस संरचना को यहां से यहां तक की जो संरचना होती है, इस वाली संरचना को कहा जाता है ग्रीवा, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। यहां से लेकर के और ये यहां तक की जो संरचना है, यहां से लेकर के और यहां तक की जो संरचना है, इसको कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीसीटी। यहां से लेकर के और यहां तक की जो संरचना है, जो यू आकार की संरचना आपको बन रही है, कैसे आकार की बन रही है ये संरचना, यू आकार की संरचना बन रही है। इस संरचना को कहा जाता है हैंडले लूप। कौन से लूप कहा जाता है इसे? हैंडले लूप कहा जाता है, हैंडले लूप के नाम से इसे जाना जाता है। यहां से लेकर के और यहां तक की जो संरचना आपको दिखाई गई है, इसे कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टल, DISTAL, कॉन्वोल्यूटेड, CONVOLU, कॉन्वोल्यूटेड, LATED, ट्यूब्यूल्स, TUBULES। इसलिए यहां से D, यहां से C और यहां से T, इसलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका को हम शॉर्टली बोलेंगे DCT, ठीक है। और ये भाग जो है यहां से लेकर के ये वाला भाग कहलाएगा, इसको कहते हैं संग्रह नलिका। इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट के नाम से इसे जानते हैं, या CD के नाम से भी इसे जाना जाता है, DUCT, ठीक है। तो ये आपके बात समझ में आ गई होगी कि नेफ्रॉन की संरचना के कितने भाग होते हैं, 6। मेलपीगी काय नंबर 1, नंबर 2 ग्रीवा, नंबर 3 समीपस्थ कुंडलित नलिका, नंबर 4 हैंडले लूप, नंबर 5 दूरस्थ कुंडलित नलिका और नंबर 6 संग्रह नलिका, ठीक है। हम बात कर रहे थे मेलपीगी काय के बारे में, और आपको हमने बताया कि मेलपीगी काय का ये जो संरचना आपको दिखाई गई है, ठीक है, यह मानव के वृक्क का सबसे अग्रभाग होता है या वलकुट वाला भाग होता है। इसकी संरचना के 2 भाग होते हैं, जिसे एक को बॉमन कैप्सूल कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, कोशिका गुच्छ के नाम से उसे जाना जाता है। आइए हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की ये संरचना होती है, ठीक है। ये जो संरचना आपको दिखाई गई है, जिसकी संरचना आपको कैसे दिखाई गई है, एक प्याले के आकार की संरचना के रूप में इसको दिखाया गया है। किसके रूप में दिखाया गया है? एक प्याले के आकार की संरचना के रूप में इसको क्या है, दिखाया गया है। और इस प्याले नुमा जो संरचना होती है, ठीक है, इस प्याले नुमा जो संरचना होती है, इसे क्या कहा जाता है, बॉमन कैप्सूल कहा जाता है, या उसे बॉमन संपुट कहा जाता है। तो इस प्याले नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, बॉमन संपुट के नाम से जाना जाता है, बॉमन संपुट, या इसे बॉमन कैप्सूल के नाम से भी क्या है, जाना जाता है, बॉमन कैप्सूल के नाम से इसे जाना। तो बात मेरी समझ में आ गई कि बॉमन कैप्सूल क्या है, कि नेफ्रॉन का ये क्या होता है, प्रारंभिक भाग होता है जो प्याले के आकार का होता है। नेफ्रॉन का इनिशियल पार्ट होता है, और ये कैसे आकार का होता है, प्याले के आकार की संरचना का होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बॉमन कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉमन कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। इस प्याले नुमा संरचना के अंदर ये गड्ढा पाया जाता है, प्याले नुमा संरचना के अंदर ये क्या पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है, एक खांच पाई जाती है, ठीक है।
और इस गड्ढे नुमा संरचना को क्या है, इस गड्ढे नुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, यानी कि बॉमन कैप्सूल के अंदर एक क्या पाया जाता है, एक गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, और इस गड्ढे नुमा संरचना के अंदर क्या पाई जाती है, महीन रुधिर केशिकाएं पाई जाती है। महीन क्या पाई जाती है, यहाँ पे रुधिर केशिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, महीन रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया कि नेफ्रॉन का एक प्रारंभिक भाग होता है, ठीक है, और इसकी संरचना प्याले के आकार की होती है। नेफ्रॉन के मध्य में एक गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है, या इस प्याले नुमा संरचना के अंदर क्या पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है। उस गड्ढे के अंदर क्या पाया जाता है, रुधिर केशिकाओं का, ब्लड कैपिलरीज का नेट पाया जाता है। रुधिर केशिकाओं का जाल, नेट का मतलब होता है रुधिर केशिकाओं का, ये क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। और इसी जाल को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छ के, केशिका गुच्छ के नाम से इसे जाना जाता है। केशिका गुच्छ के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में इसे ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस प्याले नुमा संरचना के अंदर एक गड्ढा पाया जाता है, उस गड्ढे के अंदर रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, यानी कि ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। ठीक है, अब बॉमन कैप्सूल की जो भित्ति होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है। ये भित्ति कैसी है भैया, पतली है। ये भित्ति भी कैसी है, पतली है। बॉमन कैप्सूल को मैं एक बार यहां पे बता रहा हूं, और दोनों की भित्ति कैसी होती है, बिल्कुल पतली होती है। ठीक है, ये भित्ति दोनों कैसी होती है, पतली होती है। और हम कह सकते हैं कि बॉमन कैप्सूल की जो संरचना होती है वो दोहरे भित्ति से क्या होती है, घिरी हुई होती है, या हम कह सकते हैं कि डबल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। या हम कह सकते हैं बॉमन कैप्सूल की भित्ति पतली होती है, महीन होती है, और ये कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है, डबल लेयर्ड होती है। कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। यह स्तर जो होता है वो सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या है, बना होता है। किससे बना होता है, सल की उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो यहाँ पे कौन सी कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, सल की उपकला कोशिकाओं का स्तर यहाँ पर पाया जाता है। सल की उपकला कोशिकाओं का स्तर क्या है, इस बॉमन कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। और इसके आंतरिक जो भाग होता है, यह आंतरिक भाग का जो स्तर होता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इस आंतरिक स्तर में क्या पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। और इन कोशिकाओं के स्तर को कौन सी कोशिका कहा जाता है, इन कोशिकाओं को पॉडोसाइट की कोशिका कहा जाता है। कौन सी कोशिका कहा जाता है, पॉडोसाइट की कोशिका कहते हैं। ठीक है, आंतरिक स्तर में एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। आंतरिक स्तर है, बाहरी स्तर। मैंने बताया कि अभी ध्यान से सुना होगा कि बॉमन कैप्सूल की भित्ति पतली होती है या महीन होती है और द्विस्तरीय होती है। इसके स्तर के अंदर सल की उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, और इसका आंतरिक स्तर के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें पॉडोसाइट की कोशिकाओं के नाम से क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पॉडोसाइट की कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे पॉडोसाइट के क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। कौन से प्रवर्ध होते हैं, पॉडोसाइट के प्रवर्ध होते हैं। साथ में रुधिर केशिकाएं, ठीक है, साथ में ये अभी मैंने आपको क्या बताई थी, यहाँ पे ये क्या पाई जाती है, रुधिर केशिकाएं। देखिए पॉडोसाइट के ये प्रवर्ध होते हैं और रुधिर केशिकाओं के रुधिर केशिकाएं होती हैं। पॉडोसाइट के प्रवर्ध और रुधिर केशिकाओं, ठीक है, रुधिर केशिकाओं की भित्तियां होती हैं, ये दोनों आपस में मिल जाती है। पॉडोसाइट के प्रवर्ध और रुधिर केशिकाओं के जो रुधिर केशिकाएं होते हैं वो आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, और मिल करके एक महीन कला का क्या करती है, निर्माण करती है।
इसलिए महीन कला का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में बोला कि बॉमन कैप्सूल की भित्ति कैसी होती है, पतली होती है और द्विस्तरीय होती है। ठीक है, इसलिए इनका जो बाहरी स्तर होता है सल्की उपकला स्तर से बना होता है, आंतरिक स्तर जो होता है, ठीक है, वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे पोडोसाइट की कोशिकाएं कहते हैं। पोडोसाइट की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, प्रवर्ध होते हैं। वो प्रवर्ध रुधिर केशिकाओं से क्या है, मिल जाते हैं, और मिलने पर क्या होते हैं, यहाँ पर एक महीन भित्ति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस कला के अंदर अनेक क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर इस आंतरिक जो कला होती है इसमें अनेक क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अनेक छिद्र पाए जाते हैं। और इस कला के अंदर अनेक छिद्र पाए जाने के कारण ये जो कला होती है वो अधिक कैसी होती है, परमेबल होती है। परमेबल का अर्थ होता है पारगम होती है। तो यहाँ पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कैसी होती है, अधिक पारगम्य होती है। क्लियर बात हो गई आपको। ये हमने आपसे बात की है बॉमन कैप्सूल के बारे में। बॉमन कैप्सूल के बाद अब हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, बॉमन कैप्सूल के अंदर एक गड्ढे के नुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें क्या पाई जाती है, रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रुधिर केशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, केशिका गुच्छ, या उसे ग्लोमेरुलस के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, तो ये बॉमन कैप्सूल की गुहा है एक प्रकार से, और इस गुहा को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, वृक्क धमनियां निकलती हैं दो प्रकार की। देखो अब मैं वृक्क धमनी आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए, इसको कह रहे हैं हम अभिवाही धमनी। ठीक है, यानी कि इस केशिका गुच्छ के अंदर दो प्रकार की वृक्क धमनियां आती हैं। ठीक है, दो प्रकार के वृक्क धमनियां होते हैं, एक को कहा जाता है अभिवाही धमनिका और दूसरी को कहा जाता है, इस वाली को अपवाही धमनिका। क्या कहा जाता है, अपवाही धमनिका। देखो अभिवाही धमनिका को कहा जाता है एफ्रंट आर्टरियोल के नाम से जाना जाता है, आर्टरियोल के नाम से जाना जाता है। इसको अपवाही धमनी को इफ्रंट, EFFERENT, इफ्रंट आर्टरियोल, ARTERIOL, ठीक है, अपवाही धमनी को इफ्रंट आर्टरियोल कहा जाता है। तो आपको पता है कि बॉमन कैप्सूल की इस गुहा के अंदर दो प्रकार की वृक्क धमनिकाएं आती हैं, जिनमें एक धमनिका का नाम होता है अभिवाही धमनिका और दूसरी का नाम क्या होता है, अपवाही धमनिका के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई। देखिए अभिवाही धमनिकाएं जो होती हैं, ठीक है, ये अभिवाही धमनिकाएं ग्लोमेरुलस के अंदर, ये ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है, रुधिर लेकर के आती है। क्या लेके आती है, यहाँ पे रुधिर लेकर के आती है, ये रुधिर लेकर के आती है। ठीक है, और अपवाही धमनियां जो होती हैं वो ग्लोमेरुलस से रुधिर को लेकर के क्या करती है, बाहर जाती है। ठीक है, ग्लोमेरुलस से रुधिर को बाहर ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो अपवाही धमनियों के द्वारा किया जाता है, जबकि अभिवाही धमनियों के द्वारा क्या है, ग्लोमेरुलस गुहा के अंदर रुधिर को लेकर के आया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रुधिर को लेकर के क्या है, आया जाता है, लेकर आती है। रुधिर लेकर के कौन आती है, अभिवाही धमनी। कहाँ लाती है, केशिका गुच्छ में। केशिका गुच्छ से बाहर, केशिका गुच्छ से रुधिर बाहर कौन लेके जाती है, अपवाही धमनी लेकर के जाती है। बात समझ में आ गई। देखिए अभिवाही जो धमनिकाएं होते हैं ये 50 शाखाओं में क्या होती है, बटी हुई होती है। ये कितनी शाखाओं में बटी होती है, 50 शाखाओं के अंदर क्या होती है, बटी हुई होती है। अभिवाही धमनिकाएं जो होती हैं वो 50 शाखाओं के अंदर क्या है, बटी हुई होती है, और बट करके किसका निर्माण करती है, यानी कि ग्लोमेरुलस के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, अभिवाही धमनियां 50 शाखाओं में बट करके ग्लोमेरुलस के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है,
देखिए आपको हम बता दें अभिवाही धमनी का जो व्यास है, ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे इसका भी व्यास देख रहे हैं। इसका मतलब है अभिवाही धमनी का व्यास कैसा है, अधिक होता है। अपवाही धमनी का व्यास कैसा होता है, कम होता है। अभिवाही धमनी का व्यास कैसा होता है, अधिक होता है। अपवाही धमनी का व्यास कैसा होता है, कम होता है। ये बात समझ में आ गया, आगे होगी आपके कि यहाँ पे अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी का व्यास कैसा होता है, कम होता है। यानी कि अभिवाही धमनी की तुलना में अपवाही धमनी का व्यास जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है। अभिवाही जो धमनियां होती हैं, अभिवाही धमनियों की ये भित्तियां होती हैं, और ये भित्ति जो होती है वो एंडोथीलियम, ठीक है। अभिवाही धमनियां जो होती हैं, एफरंट आर्टेरियोल्स होती है, इनकी जो भित्तियां होती हैं, ये भित्ति होती है, और ये भित्ति जो होती है वो एंडोथीलियम से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है, एंडोथीलियम से मिलकर के बनी होती है। और इस अभिवाही धमनी के अंदर क्या पाए जाते हैं, 500 से लेकर के 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग के, 500 से लेकर के 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग के क्या पाए जाते हैं, इनमें रंध्र पाए जाते हैं। 500 से लेकर के 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग के क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है। आपको बता दें रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका की एंडोथीलियम, रुधिर कोशिका की एंडोथीलियम, और बॉमन कैप्सूल की, ध्यान से सुनना है, रुधिर कोशिका की एंडोथीलियम, एक बार फिर दोबारा बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट लाइन है, रुधिर कोशिकाओं की ब्लड सेल्स की एंडोथीलियम सेल्स और बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम सेल्स मिलकर के, एक बार फिर सुनिए, ब्लड सेल्स जो होती हैं, रुधिर कोशिकाएं होती हैं, उनकी एंडोथीलियम सेल, इनकी तो एंडोथीलियम सेल, ठीक है, और बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम सेल, इनकी तो एंडोथीलियम सेल और इनकी एपिथेलियम सेल, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, और मिल करके क्या काम करती है, फिल्ट्रेशन लेयर के रूप में क्या करती है, कार्य करते हैं, निस्पंदन के रूप में कार्य करते हैं। निस्पंदन का अर्थ होता है छन्ने के रूप में क्या करते हैं, यानी कि छानने में क्या होती है, ये सहायक होती है। एक बार फिर सुनिएगा, रुधिर कोशिकाओं की, ये रुधिर कोशिकाएं कौन सी, अभिवाही धमनिकाओं के अंदर एंडोथीलियम की भित्ति होती है, तो रुधिर कोशिकाओं की एंडोथीलियम और बॉमन कैप्सूल की कौन सी, एपिथेलियम, ये दोनों आपस में मिलती है और मिलकर के फिल्ट्रेशन लेयर के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। इसी के साथ ये हमारा मैलपीजियन काय क्या हुआ, समाप्त हुआ। मैलपीजियन काय जो होता है, ये मैलपीजियन काय के नीचे ये संरचना पाई जाती है, ठीक है। मैलपीजियन काय के नीचे बोल सकते हैं या इसके पीछे भी बोल सकते हैं। मैलपीजियन काय के नीचे या पीछे की ओर क्या पाया जाता है, ग्रीवा वाला भाग पाया जाता है। ये कौन सा भाग पाया जाता है, ग्रीवा वाला भाग पाया जाता है। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, मैलपीजियन काय के नीचे की ओर या पीछे की ओर क्या पाया जाता है, ग्रीवा वाला भाग क्या है, पाया जाता है, ठीक है। और ये ग्रीवा वाला भाग जो होता है वो एक पतली सक्रिय नलिका के रूप में पाया जाता है, पतली सक्रिय नलिका के समान संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रीवा कहा जाता है। और इस ग्रीवा की जो भित्तियां होती हैं, ये ग्रीवा की भित्ति पर रोमाभी उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, रोमाभी उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर रोमाभी उपकला कोशिका पाई जाती है, रोमाभी उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस ग्रीवा वाले भाग के अंदर कौन सी, ये ग्रीवा कैसा भाग होता है, पतला होता है, सकरा होता है, नली के आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है, जहां पर रोमाभी उपकला कोशिकाओं का स्तर क्या है, पाया जाता है। कौन सा स्तर पाया जाता है, रोमाभी उपकला कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये ग्रीवा वाला भाग जो होता है वो रोमाभी उपकला कोशिकाओं से मिल करके क्या होता है, बना होता है, ठीक है। देखिए ये ग्रीवा वाले भाग से, यानी कि ग्रीवा वाले भाग का अंतिम जो छोर होता है ये किस में खुलता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है, ठीक है। किस में खुलता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है।
अर्थात नेफ्रॉन की जो ग्रीवा वाला भाग होता है, नेफ्रॉन की ग्रीवा के नीचे क्या पाया जाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के समान संरचना पाई जाती है। और ये संरचना कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है, कैसी होती है संरचना, लंबी भी होती है। ठीक है, देखो लंबी यहां से लेकर के यहां तक है। तो ये संरचना समीपस्थ कुंडलित नलिका कैसी होती है, लॉन्ग होती है। कैसी होती है, कॉइल्ड भी होती है। कॉइल्ड का मतलब है कुंडलित भी होती है। और कैसी होती है, इसकी भित्तियां कैसी होती हैं, मोटी होती है। इसकी भित्तियां मोटी होती है, ये लंबी होती है और कैसी संरचना के रूप में पाई जाती है, कुंडलित संरचना के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो घनाकार उपकला कोशिकाओं के रूप में, इस तरीके से घनाकार जो कोशिकाएं होती हैं। तो आपको बता दें, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं की जो भित्ति होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं की जो भित्ति होती है वो घनाकार कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। तो ये घनाकार उपकला कोशिकाओं से, घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। किससे बनी होती है, घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, ये बनी होती है। बात समझ में आ गई। इसमें यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोविल्लाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, माइक्रोविल्लाई पाई जाती है। और ये सूक्ष्मांकुर क्या काम करते हैं कि उत्सर्जी पदार्थों का अवशोषण के क्षेत्र को, उत्सर्जी पदार्थों के वेस्ट प्रोडक्ट के एब्जॉर्प्शन के क्षेत्र को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थों के अवशोषण के क्षेत्र को क्या कर देता है, बढ़ाने का क्या कर देता है, कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि इन घनाकार उपकला कोशिकाओं में इस तरीके की संरचना पाई जाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियाओं की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होने के कारण ये असक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। सक्रिय अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करने का क्या किया जाता है, इनका कार्य किया जाता है। इस भाग में कोशिका गुच्छीय निस्पंदन, ठीक है, इस भाग में, कौन से भाग में, समीपस्थ कुंडलित नलिका वाले भाग में, समीपस्थ कुंडलित नलिका भाग में, समीपस्थ कुंडलित नलिका वाले भाग में, ध्यान से सुनना है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के भाग में कोशिका गुच्छीय निस्पंदन, कोशिका या केशिका गुच्छीय निस्पंदन 2/3 भाग, ठीक है, कोशिका गुच्छीय निस्पंदन का 2/3 भाग का क्या किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। कितने भाग का अवशोषण कर लिया जाता है, केशिका, ठीक है, गुच्छीय निस्पंदन का 2/3 भाग का यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर दिया जाता है। देखिए, अभी तक हमने केवल नेफ्रॉन की संरचना के 4 भागों पर आपसे चर्चा की है। नंबर 1 मैलपीगिका, नंबर 2 ग्रीवा, नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये 3 बिंदुओं पर आज हमने आपसे चर्चा कर ली है। ठीक है, एक बार आपको हम फिर दोबारा से इसको रिपीट करने जा रहे हैं। ये बॉमन कैप्सूल होता है, पतली, ठीक है, पतली और द्विस्तरीय संरचना से मिलकर के बना होता है, जिसकी संरचना प्याले के आकार की संरचना के रूप में पाई जाती है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनियां पाई जाती है। अभिवाही धमनियां क्या है, रुधिर लेकर के आती हैं, अपवाही धमनियां रुधिर लेकर के जाती है। अभिवाही धमनियां 50 शाखाओं में बटी होती है। इनके अंदर 500 से लेकर के 100 आर्मस्ट्रांग के क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, इनको पारगम्यता को बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यानी कि 500 से 100 आर्मस्ट्रांग के छिद्र पाए जाते हैं, जो इनके अंदर पारगम्यता को बढ़ाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वृक्क में मैंने आपको बता दिया, ये अभिवाही धमनी और कौन सी पाई जाती है, अपवाही धमनियां पाई जाती है। अभिवाही धमनियों का व्यास अधिक होता है, अपवाही धमनियों का व्यास कैसा होता है, कम होता है। अभिवाही धमनियों की भित्ति जो होती है वो एंडोथेलियम से बनी होती है,
और बॉमन कैप्सूल की भित्ति किससे बनी होती है? एपिथेलियम से। इसलिए मैंने बताया था कि रुधिर कोशिकाओं की एंडोथेलियम तथा बॉमन कैप्सूल की एपिथेलियम कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? एपिथेलियम कोशिकाएं मिलकर के, कौन सी कोशिकाएं? एपिथेलियम कोशिकाएं मिलकर के क्या काम करते हैं यहाँ पर? यानी कि उत्सर्जी पदार्थों के निस्पंदन की क्रिया में, फिल्ट्रेशन की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि बॉमन कैप्सूल के नीचे एक पतली सक्रिय नलिका के समान संरचना पाई जाती है जिसे ग्रीवा कहते हैं। ये ग्रीवा जो होती है यहाँ पर रोमाबी उपकला कोशिकाएं, यहाँ पर यानी कि ग्रीवा की जो भित्ति होती है वो रोमाबी उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, नेफ्रॉन का ग्रीवा के नीचे क्या पाई जाती है? एक पतली, ठीक है, लंबी, कुंडलित, मोटी नली के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। कौन सी नलिका कहते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं की संरचना कैसी होती है? घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। किससे बनी होती है? घनाकार उपकला कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। इन घनाकार उपकला कोशिकाओं पर ये क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं? उत्सर्जी पदार्थों के अवशोषण के क्षेत्र को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि ये घनाकार उपकला कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है? अधिक होती है, जो सक्रिय अवशोषण की क्रिया में क्या होते हैं? सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा प्रदान करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और इस भाग के अंदर, कौन से भाग में? समीपस्थ कुंडलित नलिका के इस भाग के अंदर, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के इस भाग में केशिका गुच्छीय निस्पंदन का 2/3 भाग अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, देखिए इसी के साथ आज जो हमारा है नेफ्रॉन की संरचना का आधा पार्ट हमने इस वीडियो के अंदर समाप्त कर दिया है। शेष पार्ट पर यानी कि हम हैंडलेलो, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह नलिका पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टडी, कंटिन्यू स्टडी एंड बी हैप्पी एंड बी safe at your home by corona. Thanks very much.